जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो केमिस्ट्री में हम लोग 2023 के अनसॉल्व सेट को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 1 2 3 4 5 6 तक कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 2023 के आखिरी सेट करने वाले हैं, सेट 7 कोड 347 केमिस्ट्री का कोड है ही है और संकेतांक CF। ठीक है, तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने काफ़ी चेंजेस लाने की वजह से एनसीईआरटी कोर्सेज में काफ़ी चेंजेस आने की वजह से आपके जो कोर्सेज है काफ़ी क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा उसमें दिक्कतें भी ना आए। भाई आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर बोर्ड एग्जाम में ना आए तो फिर आप लोगों को फिर कुछ ओड फीलिंग हो, ये सब छोड़ो। इसीलिए उस क्वेश्चन को पढ़ो ही ना जो कि बोर्ड एग्जाम में है नहीं। ठीक है, तो आपको और चीज़ बता दें कि अब हम लोग इसके बाद ये आखिरी सेट है, इसके बाद हम लोग 2024 के भी सेट को करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग जुड़े जरूर रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए। आप लोग किस प्रकार से प्रॉब्लम हो, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग 10-12 क्वेश्चन का एक 10-12 क्वेश्चन बना लीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो उसको जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास कि A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C तथा A इक्वल्स बीटा नहीं अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा इक्वल्स 90 बीमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र होता है षटकोणी, एकांताक्ष, त्रिंताक्ष, विषम लंबाक्ष। तो इसे हम लोग कहेंगे एक भी बराबर नहीं है, तो ये विषम लंबाक्ष है, बट आपके कोर्स में नहीं है इस बार। तो चौथा ऑप्शन सही है। तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तापमान है, जब तापमान है तो तापमान में हम लोग जानते हैं कि पहला नॉर्मलता, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा मोललता और चौथा मोलरता। तो तापमान में स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होगी? मोललता। तीसरा ऑप्शन सही कर देना। मोललता किसे कहते हैं? भाई अगर हम लोग एक किलोग्राम लेंगे, किलोग्राम जिसमें लेते हैं, और अगर हम लोग लीटर लेते हैं तो मोलरता, और किलोग्राम लेते हैं तो हम लोग कहेंगे मोललता। तो ललता में हम लोग तापमान मतलब क्या नाम, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास? मोललता। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या नाम, पहले का गा नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, प्रथम कोटि के लिए मात्रा क्या हो जाएगी आपकी? सेकंड इनवर्स, मतलब तीसरा ऑप्शन, इसमें भी हम लोग टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर घ में बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल, इसके पहले भी हम बता चुके कई बार, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल को बनाना कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया टिप्पणी कई बार बता चुके हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही करना। हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है, हिंस वर्ग अभिकर्मक जो होता है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अभिकर्मक होता है। चैप्टर सेट 3 में भी बता चुके थे आपको। तो दूसरा ऑप्शन इसमें भी आप लोग सही करना। तीसरा है घा नंबर है, नहीं घा नंबर नहीं, इंडिया के बाद 4 नंबर है। 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा क्षारक जो है? तो ATGC, ये 4 क्षारक डीएनए में होते हैं। ATGC, तो ए एडिनोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल आरएनए में है बट डीएनए में नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें क्लिक कर देना आप लोग। ठीक, हाँ, अब देखो दूसरे का है, 60 की दोष क्या है? 60 की दोष की उपस्थिति में जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? 60 की दोष किसे कहते हैं? चैप्टर फर्स्ट पहले आपके बुक में यही था, अब है नहीं, इसको हटा दिया गया। 60 के दोष को पढ़ने की जरूरत नहीं है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंग गुणधर्म है? कंटिन्यू सेट को पढ़ते आ रहे हो आप लोग इसको सेट 4 में पढ़ भी चुके होंगे। सेट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का उसमें हम आपको इसे करा चुके हैं। नए हो तो आप लोग कंटिन्यू सेट को देखते आइए, या आप लोग सेट 5 में 4 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 का में हमने इसको करा दिया है। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो अपने नोट में देखो, आप लोग सेट 4 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के काम है, आप लोग देख लो, इसको करा चुके हैं। फिर क्वेश्चन दूसरे का, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस के नियम को समझाइए। और देखो कोलराउस का जो नियम है, कोलराउस के नियम और कोलराउस के नियम के जो अनुप्रयोग है,
ये भी हम पढ़ा चुके हैं इसी 2023 के सेट जो 5 है, 2023 के सेट 5 तीसरे का जो का है उसमें बता चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा के बाद घा है, द्रव रागी द्रव विरागी। तो द्रव रागी और द्रव विरागी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो छोड़ दो इसको। इसके बाद है अंता केंद्रीय बीसीसी, कई बार बता चुके हैं कि बीसीसी एचसीपी ये सब नहीं है इसके अब की बार, तो इसको हटा सकते हैं आप लोग। इसके बाद तीसरे का खा है, H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है। क्यों? क्योंकि आपके चैप्टर में पी ब्लॉक ही नहीं है इस बार, तो इसको क्यों के आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, पी ब्लॉक जो है आपके चैप्टर से इस बार हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों के IUPAC नियमों के आधार पर लिखिए। मतलब अब की बार IUPAC पूछते थे, अब की बार इन्होंने नाम दे दिया है और IUPAC के आधार पर इन्हें हम लोग व्यक्त करेंगे। मतलब हमारे पास तीसरे का गा, तो लिखेंगे हम उत्तर, उत्तर 3 और गा। तो तीसरे के गा में हमारे पास दिया गया है डाइक्लोरिडो विष। पहला है हमारे पास डाई क्लोरिडो विष, फिर ब्रैकेट में है एथेन 1,2, एथेन 1,2 डाई एमीन, फिर कोबाल्ट, डाई एमीन, फिर कोबाल्ट। ठीक, डाई एमीन फिर है कोबाल्ट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं है? कोबाल्ट 3 क्लोराइड हाँ है, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? दूसरा नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर आयरन 3, दूसरा नंबर है हमारे पास आयरन 3 और हेक्सा साइनिडो फेरट, हम लोग कहेंगे हेक्सा साइनिडो फेरट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर है 2। हाँ, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर जब इसे IUPAC के आधार पर लिखेंगे तो डाई क्लोरिडो विष, एथेन 1,2 डाईएमीन, फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, फिर क्लोराइड है। क्लोराइड मतलब जो है ये गुरु कोष्ठक से बाहर है। तो सबसे पहले जब इन्होंने कहा है कि हम लोग जब भी लिखते हैं उपसय संयोजन यौगिक को, सबसे पहले केंद्रीय धातु को लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु क्या है? कोबाल्ट, तो हम लोग कोबाल्ट को लिखेंगे। ठीक, इसके बाद है डाइक्लोरिडो विष, तो डाइक्लोरिडो विष मतलब क्लोरीड को लिखेंगे, क्लोरीड का मतलब Cl लिखेंगे और Cl में मोनो डाई मतलब 2 लिखेंगे Cl में, तो हम लोग कहेंगे कि CO फिर Cl2। अब डाइक्लोरिडो विष को हम लोग EN से या एथेन 1,2 डाई एमीन को, तो एथेन 1,2 डाई एमीन को लिखते हैं EN से, और डाई के लिए हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक, और बाहर क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड को लिखेंगे हम लोग Cl। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग चेक करेंगे, क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है? Cl का होता है -1, तो ये हो गया -2 और ये -1, तो -3, इसका तो हो गया 0, -3 मतलब 3 क्लियर है। अब जब इसे करने आएंगे हम लोग तो आयरन, आयरन का मतलब हो गया है Fe, जो कि ऑलरेडी कोष्टक के बाहर करेंगे पहले से स्टार्टिंग में, तो हम लोग कहेंगे Fe। ठीक, आयरन पे क्या है? 3 है, चलो Fe लिखेंगे, बाद में लिखेंगे इसमें क्या देना है हमें।
हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो फेरेट, फेरेट का मतलब फिर से Fe। तो ये केंद्रीय धातु है, तो अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग Fe। अब हेक्सासाइनिडो, साइनिडो को हम लोग लिखते हैं Cn, हेक्सा की वजह से लिखेंगे हम लोग 6, हेक्सा की वजह से लिखेंगे 6। फेरेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होनी चाहिए? 2। फेरेट की कितनी होनी चाहिए? 2। अब समझना यहाँ पर आयरन, आयरन की पहले हम इसको क्लियर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका होता है -1 Cn का ऑक्सीकरण संख्या, और ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी होगी -1 और ये 6, तो -6, -6 मतलब हमारे पास +3 चाहिए। और Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी फिर? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने हमारे पास ये दे रखा है, फेरेट की जो है 2 है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 लिख देंगे इसकी वजह से, यहाँ 4 लिख देंगे जिसकी वजह से 2 आ जाए, तो -6 से 4 को घटा देंगे ना हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कैसे इसका हो जाएगा हमारे पास Fe का 2 पॉजिटिव के कारण हम लोग इसको 4 दूनी 8 कहेंगे, और 6 घटा देंगे 2 बचेगा, जो कि 2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं तीसरे का घ, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्रोटीन जो हमारे शरीर की जो विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी है। प्रोटीन जो हमारे शरीर की ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत का काम भी करता कौन है? प्रोटीन। ठीक है, और इनकी जो प्राथमिक और द्वितीयक संरचना है इस प्रकार से आप लोग बनाओगे, जिस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख चुके होंगे इस प्रकार से ही बनाओगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद चौथे का 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। तो हमारे पास एक चौथे का, तो लिखेंगे उत्तर 4 और का, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 4 और का। चौथे का में सबसे पहले हमारे पास है Ni2 पॉजिटिव, तो लिखेंगे Ni2 पॉजिटिव। इसके बाद है 0.01 मोल है, 0.01 ये मोल है इसकी। इसके बाद है Cu2 पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद क्या है Cu2 पॉजिटिव, इसको हटाते हैं, हाँ यह है Cu2 पॉजिटिव। इसके बाद है 0.1 मोल फिर Cu, ये है। इसमें इन्होंने कहा है कि यदि उपरोक्त सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF या ई सेल कहेंगे हम लोग, कि ई सेल जो है ये हमारे पास 0.59 वोल्ट है, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं हम लोग E0 सेल, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जब भी EMF ज्ञात करते हैं तो हम लोग सेल अभिक्रिया से ही ज्ञात करते हैं, तो थोड़ा समझना इसमें। सबसे पहली बात तो हम लोग निर्दिष्ट समीकरण क्या है उस समीकरण को लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे निर्दिष्ट समीकरण से। ठीक, तो हम लोग कहेंगे निर्दिष्ट समीकरण से। निर्दिष्ट समीकरण हम लोग कहते हैं कि जो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे 2 मतलब n log, यहाँ पर उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अकॉर्डिंग, मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव, इसे लिखेंगे पहले,
फिर Ni 2 पॉजिटिव है ना, हाँ 2 पॉजिटिव, इसे लिखेंगे, दोनों की सांद्रता को लिखते हैं। अब जो वैल्यूज है हमारे पास इसे तो ज्ञात करने वाले हैं। ई सेल का मान क्या है 0.59, ई नॉट सेल जो कि सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ये ज्ञात करेंगे, माइनस यहाँ पर 0.0591 बटे यन का मान क्या लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जा रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आदान प्रदान करेंगे, मतलब यन का मान हुआ 2 लॉग कापर के जो ये मोलर क्या नाम मोल है ये 0.1 इन्होंने दिया है, और यहाँ पर मोल 0.01 है। दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटाकर नीचे 1 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ हमारे पास, ये 1 ये 10, तो केवल 10 है, और लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 100 का मान 2, लॉग 1000 का मान 3, मतलब जितने जीरो उतना ही उसका मान बढ़ाते जाओगे। तो ये हुआ हमारे पास 0.59 बराबर ई नॉट सेल बराबर नहीं माइनस 0.0591 बटे 2 इंटू 1। अब हमारा काम क्या है, इसको इसमें भाग कर दो और इसको पक्षांतर कर दो। तो हम लोग कहेंगे पहले भाग कर देते हैं, भाग जब करेंगे तो लिखेंगे हम लोग ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.0 2 दूनी 4, 1 2 नीम 18 और 1 2 पंचे 10, इसे इधर पक्षांतर कर दो, प्लस में कर दो। तो ई सेल मतलब नॉट सेल बराबर 0.59 प्लस 0.0295। तो हम लोग कहेंगे कि ई सेल जो है जोड़ो, तो यहाँ पर 2 जीरो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो, तो मतलब ये हो गया 95 का 95 लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9, 9 2 11 1 5 0 6 और दशमलव 0, तो हम लोग कहेंगे कि 0.6195 ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम लोग क्या लिख सकते जानते हो, इसे हम लोग जो है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 0.619 है तो 20 होने पर 1 कम है ना, तो हम लोग 2 भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे का जो का के बाद खा है, स्कंदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद साबुन की क्रिया पाइसीकरण तथा मिसेल पर आधारित होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेटों के डी तथा यल विन्यासों से आप क्या समझते हैं? डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र बनाइए। चौथे का घा को कीजिए। तो चौथे का घा तो लिखेंगे उत्तर 4 और घा, तो उत्तर 4 और घा। 4 के घा में सबसे पहले इनका जो कहना है वही हमें करना है। इन्होंने कहा है कि जो ग्लूकोज है इनकी संरचना पर, मतलब संरचना बना के दिखाओ उनको, ये कहना है। कौन कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज और डी फ्रैक्टोज। डी ग्लूकोज और डी फ्रैक्टोज की संरचना सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे डी ग्लूकोज और डी फ्रैक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज जो है इसे लिखते हम लोग C6H12O6। डी ग्लूकोज और डी फ्रैक्टोज में अंतर कितना करेंगे समझना। ग्लूकोज में सबसे पहले CHO लेते हैं, एल्डिहाइड समूह, और डी फ्रैक्टोज में सबसे पहले हम लोग, चलो इसको पहले कर लेते हैं, तो डी ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग CH समूह लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग C लेंगे। ठीक, अब C को हम लोग इसके बाद कार्बन जब ले लेंगे, इसके बाद हमारा काम होता है कि यहाँ पर OH दिखाना और यहाँ पर H दिखाना।
फिर सी लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं, CHOH का होल ट्वाइस या होल 4 भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक, या होल थ्राइस भी दिखा सकते हैं हमारे पर, कार्बन के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। फिर लास्ट में दिखाएंगे हम लोग CH2OH। अब हम लोग गिनती गिनेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, समझना फिर से एक बार, 1 2 3 यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक। तो इसे इस प्रकार से अगर लिखेंगे हम लोग तो इसे कहते हैं हम लोग डी ग्लूकोज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। आई बात समझ में। अगर हम लोग डी फ्रैक्टोज लिखते हैं तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखते हैं CH2OH, ठीक, क्या लिखेंगे, CH2OH। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग इसमें कीटोन को, सॉरी हाँ कीटोन को ही जोड़ेंगे तो ये हुआ CO। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करते हैं, इसमें भी CHOH का होल थ्राइस करते हैं और यहाँ पर CH2OH करते हैं। बस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस H और इस H को हटा के डायरेक्टली O लिख देंगे, इसे कहेंगे डी फ्रैक्टोज, इसे कहेंगे डी फ्रैक्टोज। 1 3 4 सॉरी 1 3 4 5 6, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसके H को और इसके H को उठाया और यहाँ पर जोड़ दिया, बस इतना ही काम करते हैं और डी फ्रैक्टोज बना देते हैं। बाकी दोनों की संरचना, मतलब दोनों के जो सूत्र है वो यही है, C6H12O6, गिनती गिनो सब यही मिलेंगे आपको। बस यहाँ पर क्या करते हैं, H और H को उठाकर हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं, बस हमारे पास डी फ्रैक्टोज बनाई है, ठीक है। अब हम लोग से आगे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, चौथा सारा खत्म, 5 नंबर में है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम लीटर इनवर्स हो तो गणना कीजिए नंबर 1 मोललता, नंबर 2 मोलरता, नंबर 3 विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। घटक का जब भी मोल अंश ज्ञात करते हैं, जिसके बारे में पूछ दिया जाए उसकी मोल को ऊपर, बाकी टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। और चलो 5 में का करते हैं तो लिखते हैं उत्तर 5 और का, लिखेंगे उत्तर 5 और का, ठीक, उत्तर 5 और का। ग्लूकोज के जो ग्लूकोज है, ठीक, इन्होंने कहा ग्लूकोज के जल से बने विलयन की सांद्रता 10% है, तो सांद्रता 10% है तो लिखेंगे हम लोग किसकी सांद्रता है, विलयन की सांद्रता। हाँ तो लिखेंगे हम लोग विलयन की सांद्रता 10% है, ठीक। जो विलयन की सांद्रता है वो क्या है, वो 10% है। इसके बाद घनत्व 1.2, जो घनत्व है वो 1.2, ठीक, ग्राम लीटर इनवर्स है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मोललता वगैरह चाहिए हमें, ठीक है। तो 10 सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास 10 ग्राम ही ग्लूकोज है, विलयन की सांद्रता 10% है, तो मान लो कि 10% ग्लूकोज में 10% मतलब हो गया हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक। और विलयन का द्रव्यमान हम लोग 100 ग्राम में गिनते हैं हमेशा, तो विलयन का द्रव्यमान हम लोगों ने मान लिया 100% है, मतलब 100 ग्राम है, तो हम लोग कहेंगे विलयन का द्रव्यमान हमने मान लिया कि 100 ग्राम है, तब ये विलयन की सांद्रता है ना, हाँ, तो हम लोग कहेंगे फिर विलय का द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास, विलय का द्रव्यमान ये हो जाएगा 10 ग्राम, ये 10% को 10 ग्राम में बदल लिया हमने, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें मोललता और मोलरता के लिए चाहिए, जो हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान वो भी हम लोग लिख लेते हैं
जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान ये हुआ हमारे पास 90 ग्राम। ऐसे कैसे 100 से 10 घटा दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 ग्राम। अब हमें चाहिए मोललता के लिए हमें आयतन चाहिए, तो आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान क्या है हमारे पास, घनत्व तो हमारे पास 1.2 है। जो द्रव्यमान है वो हम लोग क्या लेंगे, तो द्रव्यमान टोटल लेंगे हम लोग, बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम लिया हमने, तो 100 बटे 1.2 दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हुआ हमारे पास 1000 बटे 12। काट पीट के छोटा कर सकते हो, ना करना चाहो तो ऐसे भी आप लोग छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मोल। पहले क्या पूछा गया हमसे, मोललता। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं मोललता। तो नंबर 1 पर हम लोग ज्ञात करेंगे मोललता। मोललता और मोलरता दोनों के लिए हमें द्रव्यमान चाहिए, इसलिए हम लोगों ने द्रव्यमान को निकाल लिया है। तो मोललता जो है हमारे पास ये हो जाएगा विलेय का, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन नहीं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे हम लोग विलायक का जो आयतन लेते हैं, बिलियन का आयतन, वो भी किस में लेते हैं हम लोग, मोललता है तो किलोग्राम में लेते हैं। तो हम लिखेंगे हम लोग विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान इनटू आणविक द्रव्यमान हम लोगों ने निकाला नहीं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो जो विलेय का द्रव्यमान है ये क्या हमारे पास 10 ग्राम है, तो लिखेंगे 10 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोगों ने निकाला नहीं, विलेय क्या है हमारे पास, विलेय जो है हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो ये हो गया कार्बन का होता है 12, 12×72, ठीक, 12×72, और ये हो गया हमारे पास 12, तो 72, 82, 84 और 16×96 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, ठीक। तो 180, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम में लेते हैं, इंटू 1000 लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 180 इंटू विलायक का द्रव्यमान हमारे पास क्या है, विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास 90, ठीक। लेकिन एक चीज और, एक बिलियन का जो आयतन है वो हमारे पास क्या है 1000 बटे 12। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे और ये, मतलब इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 100 बटे ये हुआ 100 बटे और 18×5 = 90, 18×6 = 162। अब 162, तो मोललता बराबर हम लोग कहेंगे, मोललता बराबर 0 और 162 का मतलब हो गया 150 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1000 हुआ वहाँ पर। देखो 162 भागना खाई 0 बढ़ा लिया तो 1000 हुआ, और 150 के बाद 15×6 = 90, लगभग आपके पास आ जाएगा 0.6
2 मोलर। अब इन्होंने सेकेंड कंडीशन में हमसे पूछा है, सेकेंड कंडीशन में पूछा है मोलरता, ठीक, मोलरता। तो अब यहां पर समझना, सेकेंड कंडीशन में जब मोलरता हम लोग निकालेंगे, मोलरता सेम फार्मूला यही होता है, बस इसमें किलोग्राम और उसमें लीटर इतना ही अंतर होता है। तो मोलरता बराबर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1000, ठीक, इंटू 12/12, ये 1000/12 नहीं है, 12 इंटू हमारे पास 180 इंटू 90, हाँ 180 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे 90। बट यहाँ पर थोड़ा सा समझना, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग 90 नहीं लिखेंगे, 90 तो ब्लैक का है, ब्लैक का नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। यहाँ पर समझना, यहाँ पर ब्लैक जो बिलियन का हम लोग आणविक द्रव्यमान लिखते हैं, आयतन लिखते हैं हम लोग, बिलियन का आयतन लिखते हैं, बिलियन का आयतन 1000/12, तो 1000/12 लिखते, तो बटे 12 को ऊपर कर दिया हमने, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, और ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो हम लोग कहेंगे कि मोलरता बराबर 3 से 2 में भाग करेंगे, 0.6 तिया 18 और 6 तिया 18 मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा लिख दो, मतलब जब भी डबल संख्या आ जाए, तो 18 तो 6 को 7 कर दो, बस वहां पर रोक दो, तो हम लोग कहेंगे 6.7। अब इन्होंने पूछा है मोल प्रभाज, क्या पूछा है, मोल प्रभाज। यहां पर मोल प्रभाज थोड़ा सा समझना, मोल प्रभाज जो है थर्ड में पूछा है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में जिसके मोल ये पूछेंगे उसके मोलों को ऊपर लिखेंगे, बाकी टोटल मोलों को नीचे लिखेंगे। इन्होंने पूछा है हमसे कि, इन्होंने पूछा कहाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे का घा, हाँ नहीं पांचवें का है, पांचवें का। इन्होंने बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, तो बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश इन्होंने पूछा है, मतलब दोनों का मोल अंश निकालो आप लोग, ठीक। तो जब मोल अंश निकालते हैं तो विलेय के मोल बटे कुल मोल निकालते हैं। तो सबसे पहले कहाँ कर दे आपको, चलो मोल यहाँ पर निकाल के बता रहे आपको, हाँ मोल कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो है हम लोग विलेय के मोल को निकालेंगे, तो विलेय के मोल को लिख रहे हैं हम WA। तो विलेय के मोल को जब लिखेंगे तो यहाँ पर 10 ग्राम है और बटे 180, तो ये हो गया 10/180, ठीक। मोलों को यन से लिखते हैं, तो WA से ना लिखकर यन से लिखेंगे, तो ये हुआ NA और NB बराबर, फिर हमारे पास क्या है, विलायक वाला 90 है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे विलायक के मोल को 90/180, रुक जाओ 180 नहीं है, वो तो जल है, तो 18, 180 ग्लूकोज है ना, तो ये हुआ 18। अब हम लोग जब भी मोल प्रभाज निकालेंगे तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे समझना। मान लो कि सबसे पहले हम लोग A का मोल प्रभाज, नहीं हम लोग कहेंगे WA, तो ये लिखेंगे 10/180, अब पूरे के बटे में 10/180 प्लस 90/18, ठीक। तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो WA बराबर जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0 करके आना चाहिए, रुक जाओ, चलो इसको लिख देते हैं 10/180, फिर ये हो जाएगा 180 इंटू 18, और इससे गुणा करेंगे तो 180 प्लस इससे गुणा करेंगे 18 में 162। अब एक काम करना आप लोग, इससे ये काट देंगे, इसे ऊपर ले जाना, इन दोनों को जोड़कर भाग करना, तब आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद एक बार और निकालना आप लोग। एक बार कैसे निकालोगे, एक बार 90/18 ऊपर रखना, बाकी टोटल को नीचे रखना, 2 बार निकालना, तो इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वें का खा। चलो इतने को पहले शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में खा को देखते हैं हम लोग। तो फिर क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग करेंगे कौन सा, 5वें के जो खा है, 5वें खा में है किसी रासायनिक समीकरण मतलब अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है। किसी रासायनिक समीकरण के लिए अर्ध आयु क्या होती है, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अर्ध आयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करती है, ये है। सबसे पहले देखो इन्होंने पूछा है कि किसी रासायनिक समीकरण के लिए अर्ध आयु क्या होती है। देखो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अपनी प्रारंभिक मात्रा का जो शुरुआत में है, अब वो ना रहकर उसका अगर आधा हो जाता है तो इस अभिक्रिया को अर्ध आयु काल या अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है इसी में ही है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदर्शित कीजिए कि अर्ध आयु अभिकारों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 2 में है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जो किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 6.93 10⁻³ मिनट इनवर्स, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना भी आप लोग कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर 5 और खा, तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा। जैसे पहले मान लो, हमने मान लिया कि माना प्रारंभिक जो सांद्रता है वो ए है। मान लिया हमने जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ए है, या ठीक। अब इस ए को अगर हम लोग किसी समय बाद अगर ये आधा हो जाए तो उससे हम लोग अर्ध आयु काल या अर्ध आयु कहते हैं। तो हम लोग मान लिया कि टी हाफ बाद इसकी जो सांद्रता है वो a/2 हो जाएगी। ठीक, a/2। अब हम लोग कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के बराबर हम लोग लिखते हैं 0, अगर आप लोग 693 लिखोगे तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो अब लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 2 दशमलव भी लिख सकते हो। ठीक, तो 0 दशमलव ना करके 2.303/t हाफ लॉग। अब यहाँ पर होता है a/a-x। ठीक, क्या होता है हमारे पास a/a-x। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, k बराबर 2.303/t1/2 लॉग। ये स्टार्टिंग में तो a है, लेकिन यहाँ पर a-x ये बाद में इसकी सांद्रता हो गई a/2। इसे ऊपर ले जाओ और इससे ये काट दो, तो k बराबर 2.303/t हाफ लॉग ये हुआ 2, और k बराबर ये हो जाएगा 0 नहीं, चलो लॉग 2 का मान इसे लिखते हैं, ये हो गया 2.303/t हाफ इंटू 0.3010 लॉग 2 का मान है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही इन दोनों को गुणा करेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693 इन दोनों को गुणा, और टी हाफ को यहाँ और के को यहाँ पहुंचा दो। ठीक, ये हो गया। ये तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ये फार्मूला प्राप्त भी कर सकते थे,
प्रथम कोटि अभिक्रिया और अर्ध आयुकाल में संबंध जो है यही है। बट इन्होंने कहा है कि हम लोग कहेंगे अतः टी हाफ, टी हाफ का मतलब अर्ध आयुकाल, टी हाफ जो है का मान अभिकारक के का मान अभिकारक के, इन्होंने क्या कहा था, किस पर निर्भर नहीं है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो हाँ हम लोग लिखेंगे सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो अर्ध आयु काल है ना, वो टी हाफ का मान वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखो जब हम लोगों ने केमिस्ट्री में निगमन किया था, हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया और अर्ध आयु काल में संबंध, तब भी निगमन यही निकला था हमारे पास, और इन्होंने जो कहा तब भी निगमन हमारे पास यही निकला। तो मतलब जो अर्ध आयु काल है इस पर डिपेंड नहीं है। ठीक, सेकेंड कंडीशन में पूछा है के का मान जो है आप लोग ले लो 6.93, के का मान ले लो, सेकेंड कंडीशन में है 6.93 10 की घात माइनस 3 मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए, मतलब टी हाफ की गणना कीजिए। सेम फार्मूला है, तो हम लोग कहेंगे कि टी हाफ बराबर 0.693 बटे, ये हुआ हमारे पास के की जगह 6.93 इंटू 10 की घात -3। ठीक, तो ये हुआ टी हाफ बराबर, दशमलव हटा के 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 693, इसे ऊपर ले जाओ तो 3 जीरो ऊपर बटे दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और इसके दशमलव हटा के नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। इससे ये कैंसिल बचा 100। तो टी हाफ बराबर हम लोग कहेंगे कि 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 5वें के जो गा नंबर है, 5वें का गा। 5वें गा नंबर में देखो इन्होंने पूछा है हमसे Fe2 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों। तो अनुचुंबकीय के लिए हम लोग सबसे पहली बात तो है हम लोग इनकी परमाणु क्रमांक पर ध्यान देंगे। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने और भी कहा है जड़न वाला, चलो बाद में करते, पहले इसको देखते 5वें गा नंबर का पहला। तो लिखेंगे उत्तर 5 और गा। पहले इन्होंने क्या कहा कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव सबसे पहले, तो Fe जब 2 पॉजिटिव लेंगे तो परमाणु क्रमांक इनका 24 लेंगे और इनका विन्यास निकालेंगे। जब विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, तो ये हुआ 2 2 4 ये 10 और ये 8 18, बचे हमारे पास 6 बचे हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे समझना, ये हुआ हमारे पास 10 18 और 4 22, 2 पॉजिटिव में चार्ज ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये होगा 3d4। अब हमारे पास Fe3 पॉजिटिव का निकालेंगे हम लोग, Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव में हम लोग 23 निकालेंगे, एक और कम कर दो, तो ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये हुआ 23 है, मतलब हम लोग यहाँ पर 3 भरेंगे। ठीक, 3 भरेंगे। अब यहाँ पर गिनो जरा, 10 18 3 21, गलती 21
यहाँ पर तो फिर ये भी गड़बड़ होगा, अभी चेक करते हैं उसको। ये हुआ 10 18, 18 और 5 23, ठीक, 18 5 23, तो 3D 5 बनेंगे। अब यहाँ पर ये हुआ 10 18 4 22, अभी बाकी है तो फिर 4s2 भरेंगे। हाँ ठीक ठीक, फिर से एक बार, फिर से एक बार। 24 है ना, 24 है, तो ये होगा 10 यहाँ तक, देखो 2 2 4 6 10 18, 18 तो 20 4 24, ठीक है। यहाँ पे 10 यहाँ तक और 15 और 15 और 8 23, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम लोग अंतिम कक्षा में इसमें इसमें देखो 3D तक है, इसमें 3D 4 और 4s2। तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों में Fe3 पॉजिटिव में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो उसे ही हम लोग कहेंगे कि यह अधिक अनुचुंबकीय है। और जबकि Fe2 पॉजिटिव में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह कम अनुचुंबकीय है। तो जो आपका Fe3 पॉजिटिव है यह अधिक है Fe2 पॉजिटिव से, क्योंकि इसके पास टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके अनुचुंबकीय गुण अधिक है। इनके पास जो है, इनके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनके अनुचुंबकीय गुण जो है कम है। फिर इन्होंने पूछा है Zn2 पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं जबकि Ni2 पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं, क्यों? तो इनके लिए भी देखो सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि Zn2 पॉजिटिव जो है रंगहीन होते हैं। तो Zn जो है, जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये होता है 30। इनका विन्यास निकालो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये हुआ यहाँ तक 10 8 18, 18 और 10 28 और 4s2, ठीक। इसके बाद कौन है? निकिल है। तो निकिल में हमारे पास है, निकिल है, हाँ, निकिल के हमारे पास होता है, निकिल में 28, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और 3d10। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग यहाँ पे कहा इन्होंने Zn2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव, ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देंगे, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को दान कर देंगे, तो बस यहाँ तक भरेंगे हम लोग। इसमें 2 पॉजिटिव करेंगे तो इस 3D के जगह हम लोग 3D8 भरेंगे, ठीक, 3D8 भरेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है ना? अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि D की कक्षा कंप्लीट है। जो Zn2 पॉजिटिव है, D की कक्षा कंप्लीट है, इसको रंगने की जरूरत ही नहीं है, तो ये रंगहीन है। और इसमें अभी एक कक्षा इसकी खाली है, एक कक्षा इसकी खाली है, तो फिर ये रंगीन, इन्होंने तो यही तो पूछा इन्होंने। तो ये लवण रंगीन होंगे। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि Zn2 पॉजिटिव इनके D उपकोष पूर्ण भरे होने के कारण ये रंगीन होते हैं। Ni2 पॉजिटिव ये इनकी कक्षा अपूर्ण होने के कारण ये रंगीन होते हैं। क्लियर? इसके बाद इन्होंने पूछा है 5वें घा में उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन के संबंध में बर्नर की अवधारणाओं को समझाइए। तो बर्नर का जो सिद्धांत है यही बताना आपको। तो बर्नर सिद्धांत क्या है? सन 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नर जी ने यौगिकों के निर्माण के लिए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को, मतलब बहुत सारे जो है संबंधित इन्होंने नियम को, सिद्धांत को प्रतिपादित किए, जिसमें से इन्होंने अपने ही नाम पे डाल दिया, इन्होंने वर्नर सिद्धांत हम लोग कहते हैं। मतलब उसमें धातुओं को 2 प्रकार से इन्होंने वर्नर सिद्धांत में धातुओं में 2 प्रकार से संयोजकताएं पाई जाती है। नंबर 1 प्राथमिक, जिसको आयनीकृत संयोजकता कहते हैं। नंबर 2 द्वितीयक, जिसको हम लोग अनायनीकृत संयोजकता कहते हैं।
एक चीज और ध्यान रखना कि वे संयोजकताएं जिनका उपयोग धातु अपने सामान्य लवणों के निर्माण में करते हैं उन्हें प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और वे संयोजकता जिनका उपयोग धातु जो है धन आयन, उदासीन तथा ऋणायन के साथ जुड़कर संकुल निर्माण करते हैं उन्हें द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ये और ध्यान रखना। इसके बाद देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 का में पूछा है नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की ओस्टवाल विधि। नाइट्रिक अम्ल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 का खा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन ईथर, जो कि आप लोग सेट 4 2023 के सेट 4 क्वेश्चन नंबर 6 के खा में आप लोग कर भी चुके हो इसको, ठीक है। इसके बाद देखो इसी का अथवा है सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन एक ऑल। तो हम लोग करेंगे 7 में का खा का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 7 और खा और अथवा, ठीक। नंबर 1 इन्होंने क्या पूछा है, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर और बेंजिल क्लोराइड से हाँ, तो सोडियम एथॉक्साइड को लिखेंगे हम लोग CH3CH2ONA, CH3CH2ONA, ये हुआ सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड से हम लोग बना क्या रहे हैं, डाई एथिल ईथर। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, एथिल क्लोराइड को इसमें मिलाएंगे। एथिल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl से इसकी हम लोग अभिक्रिया करा देंगे, ठीक, इसकी अभिक्रिया करा देंगे। चलो यही पे करवा देते हैं। हाँ, अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का मतलब हो गया है CH3CH2O फिर CH3CH2, ये हुआ डाई एथिल ईथर। क्या हुआ, ये डाई एथिल ईथर। लेकिन यहां पर देखो CH3CH2O CH3CH2O, अब ये Na और ये Cl बचा, तो प्लस हम लोग कहेंगे कि Na और Cl, ये हुआ डाई एथिल ईथर। दूसरे नंबर में हम लोग बनाएंगे बेंजिल क्लोराइड। जिसको हम लोग कहेंगे C6H5Cl। बेंजिल क्लोराइड से हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, बेंजिल एल्कोहल। तो फिर हम लोग यहाँ पर KOH की उपस्थिति में या KOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे, ठीक। एल्कोहलिक अभिक्रिया है ये। जैसे इसको हम लोग क्रिया करवा देंगे तो हमें बनाना क्या है, बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल एल्कोहल के लिए हम लोग लेंगे C6H5, ये OH को इन्हें दे दो तो ये हो जाएगा C6H5OH, जो कि बेंजिल एल्कोहल यानी फिनॉल है, और K को Cl दे दो तो ये बन गया हमारे पास KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है। अब थर्ड नंबर में इन्होंने कहा है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी C2H5Mg और Br, जो कि ग्रिग्नॉड अभिकर्मक भी है, ठीक है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम लोग प्रोपेन एक ऑल बनाएंगे। प्रोपेन एक ऑल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। हम लोग जो है पहले हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोपेन एक ऑल के लिए हमें एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। मैं HCHO ये लिया हमने एल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया करा दी। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि टोटल को मिला देते हैं, सेकंड कंडीशन में MgOH और I या Br जो भी उसको हम लोग अलग कर देते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन में सब कुछ मिला देते हैं हम लोग, सब कुछ मिला देंगे C2
H5, ठीक, C2H5, इसको CS2 लिखते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं CS2, ठीक, CH2 OMgBr लिखेंगे, OMgBr। सेकेंड कंडीशन में जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन से ही इसे अलग करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे, अब यहाँ पर बना देंगे, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक मतलब प्रोपेन एक ऑल, ठीक। तो हम लोग बना देंगे यहाँ पर प्रोपेन एक ऑल। बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, मतलब 3 कार्बन होने चाहिए और एक OH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ जाए वो टोटल 3 कार्बन से जुड़ने चाहिए। तो यहाँ C होना चाहिए, हाँ, यहाँ C और यहाँ C होना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझना, जल अपघटन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इस CH2 को यहाँ लिखो, C, हाँ जल अपघटन कर रहे हैं, लिख देते हैं। और प्लस हम लोग एक चीज और बाहर करते, क्या जानते हो, MgOH और I करोगे या Bl जो भी लोगे, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। अब OH जिस कार्बन से जुड़ जाए, यहां पर ये 3 डिग्री बना दी हमने, 1 डिग्री बनाना में ना, प्रोपेन एक वाले, यही तो पूछा इनको, रुक जाओ, ये 3 डिग्री बना दिया हमने। इन्होंने पूछा कि प्रोपेन एक ऑल, प्रोपेन एक ऑल का मतलब है हमारे पास 3 कार्बन में प्रोप 3 कार्बन होने चाहिए, यानी CH3 CH2 मेथ एथ, फिर CH2OH। मतलब अब देखो ये ऑल जो है एक पर है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले Br को बाहर किया। अब समझना, C एक बार, C 2 बार, 3 बार, तो C 1 2 3 बार क्लियर है। H हमारे पास 5 बार, 3 2 5 बार क्लियर है। और ये 2 बार क्लियर है, ठीक। OH इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक, जो इन्होंने पूछा था एक प्रोपेन एक ऑल, तो ये है हमारे पास प्रोपेन एक ऑल। अब देखो इन्होंने पूछा है साथ में काम है हाइलो एल्केन में एक अणुक, द्वि अणुक और नाभिक रहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि सेट 6 में हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। और जो आपके पास इस बोर्टस फिटिंग अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, एल्डोल संग्रहण, कैनेजोर अभिक्रिया, ये सारे टिप्पणियां हम लोग सेट 3 4 5 तीनों में पढ़ चुके हैं, जितने भी आपके ये उन्होंने दिया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन साथ में का जो खा का अथवा है, तो लिखेंगे उत्तर, ये तो 6 का खा का अथवा है ना, ये 6 का खा का अथवा है। अब है उत्तर 7 में खा का अथवा। उत्तर 7 और खा और अथवा जो है, इसको एक बार फिर से समझो। इन्होंने पूछा है इसमें एसिड क्या होता है जब एसिड एल्डिहाइड की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराई जाती है। एसिड एल्डिहाइड की क्रिया, एसिड एल्डिहाइड तो CH3CHO, ठीक। अब टालेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, टालेन अभिकर्मक जो है अर्जेंटाइड, मतलब हम लोग कहेंगे सिल्वर ऑक्साइड, तो Ag2O, ठीक। और इससे जब करा देंगे तो हम लोग देखो Ag यानी रजत दर्पण प्राप्त करते हैं, Ag का अवक्षेप प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें जब भी हम लोग क्रिया करा देंगे तो CH3 लिखेंगे हम लोग, C, अब ये O और ये O और ये H, तो ये जगह CH3COOH H का हम लोग, और ये हम लोग अवक्षेप प्राप्त करते हैं रजत दर्पण यानी Ag चांदी प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर इन्होंने पूछा है, दूसरे नंबर में है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया मतलब HCHO की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे। इन्होंने यही कहा NaOH के साथ कराएंगे। सबसे पहले हम लोग मेथिल एल्कोहल बना देंगे इसमें से, तो CH3OH, C, ये H2 और ये, चलो बैलेंस कर लेंगे, CH3OH
प्लस Na को OH, तो Na को इससे किसी से मतलब नहीं है, तो Na को क्या चाहिए, तो Na जो है इस प्रकार से बना देंगे Na को HCOONA, क्योंकि Na को लेना क्या, तो एक काम यही करना है, इसको HC फिर OONA। और अब हमें बैलेंस ही जरूर करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि जब बैलेंस ही नहीं करेंगे तो फिर इसको हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो C देखो 2 बार है, C 2 बार है, H 2 दूनी 4 और एक 5 बार है, H 3 4 और एक 5 बार है, O देखो 2 और 3 बार है, 2 और 3 बार है, कंप्लीट बैलेंस है। अब देखो तीसरे नंबर में इन्होंने क्या कहा, तीसरे नंबर में इन्होंने कहा है बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। बेंजामाइड C6H5O। अब एमाइड के लिए हमेशा हम लोग N को जोड़ देते हैं, तो इसमें NH2 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा NH2 प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्होंने कहा है कि जल अपघटन कराया था, जल अपघटन करेंगे, तो जल अपघटन जब करेंगे तो आयनीकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर C6H5COOH ये दे दो, तो हम लोग कहेंगे C6H5COOH प्लस C6H5। अब ये जो NH और इसका एक H दे दो, तो ये हो जाएगा NH3 जो कि अमोनिया गैस है, जो क्या है, अमोनिया गैस है, ठीक। तो ये बनेगा बेंजोइक अम्ल। अब और भी है नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज समझना, बेंजामाइड CONH2 होता है, ठीक, खत्म सेट। तो आप लोगों ने भी आज जो है 2023 के 7 सेट को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग जो है 2024 के सेट को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद 2025 का सेट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोगों को इस प्रकार से देखो, आप जैसे हमने क्या कहा कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम इसमें बता चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को हम जैसे नहीं करवाया, तो आप लोग ना उसको करोगे, क्योंकि जब आप लोग बार बार उसी को करोगे तो आपको अभ्यास होगा, जब आपको अभ्यास होगा तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बार बार, इसीलिए आंसर सॉल्व करना जरूरी होता है कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है भी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसको इम्प्रूवमेंट उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर है, ठीक। टेक स्क्रीन शॉट।